हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वर्मन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, आज हम क्वेश्चन शुरू कर देंगे 181, यानी आपका 180 तक का क्वेश्चन हो चुका है। तो देखेंगे आज का क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मुख्य सेविका का कार्य है। आपको बताना है कि मुख्य सेविका का कार्य क्या है। ऑप्शन आप सबके सामने है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का परियोजना अधिकारी के बीच समन्वय स्थापित करना। दूसरा है आपका ग्राम प्रधान व आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के बीच समन्वय स्थापित करना। तीसरा है एएनएम और परियोजना अधिकारी के बीच समन्वय स्थापित करना। चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो एक मुख्य सेविका का कार्य क्या होता है? तो वो होता है ऑप्शन ए राइट आंसर, यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का व परियोजना अधिकारी के बीच समन्वय स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, देख लेंगे थोड़ा डिटेल। मुख्य सेविका आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व परियोजना अधिकारी के बीच समन्वय स्थापित करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 182। धर्म कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 30 या फिर अनुच्छेद 26। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी अनुच्छेद 26 में जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। थोड़ा डिटेल देखिए। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद यहाँ रहेगा 25 से 28, बीच में डैश नहीं है। पच्चीस से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसी के अंतर्गत आपका अनुच्छेद 25 से 28 आता है, जिसमें 26वां अनुच्छेद जो है वो आपके धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 183। दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ये क्वेश्चन हमने पहले भी क्लास में कराई है। अगर आपको याद हो तो कमेंट करके बताएंगे जिन्होंने क्लास ली है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 1956, 1961, 1954 या फिर 1957। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ था। आइए डिटेल देखते हैं थोड़ा। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में पारित हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा दहेज लेना और देना दोनों को ही प्रतिबंधित कर दिया गया था। बाद में अधिनियम की कमियों को दूर करके दहेज संशोधन अधिनियम के कानून 1984, यानी जो संशोधन हुआ था वो 1984 में हुआ था और इसे जो लागू किया गया 2 अक्टूबर 1985 को इसे लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत दहेज लेने और देने की प्रक्रिया पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ये भी हमने क्वेश्चन के माध्यम से बताया था कितने हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, तो 15,000 का। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 184। जनसंख्या घनत्व सिद्धांत से कौन संबंधित है? ऑप्शन है माल्थस, सैडलर, स्पेंसर या फिर डेविस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए माल्थस। माल्थस का माल्थस सिद्धांत नाम से भी जाना जाता है, माल्थस जनसंख्या सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 185। जब हम कहते हैं कि निर्धनता अशिक्षा का कारण बनती है, तब शिक्षा अभिव्यक्ति होती है एक आश्रित चर, स्वतंत्र चर, अंतर्निर्भर चर या फिर सह संबंध। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आश्रित चर। यह कथन है, यानी एक विद्वान के द्वारा कहा गया ये वक्तव्य है, यानी कि जब हम कहते हैं कि निर्धनता, ये आपकी सेंटेंस है, निर्धनता अशिक्षा का कारण बनती है तब शिक्षा अभिव्यक्ति होती है, ये आश्रित चर के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 186।
निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण नहीं है? ऑप्शन है अर्थव्यवस्था, धर्म, रीति रिवाज या फिर कानून। तो सामाजिक नियंत्रण में आपका जो अर्थव्यवस्था है ये अभिकरण नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। आइए थोड़ा डिटेल देखते हैं। सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक अभिकरण कानून, राज्य, न्यायालय, पुलिस, दंड, प्रक्रिया इत्यादि तथा अनौपचारिक अभिकरण में रीति रिवाज, धर्म, परंपराएं, जनमत इत्यादि आते हैं। तो इसमें आपका अर्थव्यवस्था सामाजिक नियंत्रण का साधन नहीं है। इसमें कहीं भी आपको अर्थव्यवस्था का उल्लेख नहीं किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 187। खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा के मापने हेतु कैलोरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आपने हमेशा सुना होगा कैलोरी ऊर्जा या कितनी किलो कैलोरी प्राप्त होती है, लेकिन आपको ये जानना भी चाहिए कि किसने इस शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। ऑप्शन है W.O. एटवाटर, लाप्लेस, एंटोनी लेवोइजर या फिर बेनेडिक्ट। बहुत अच्छा नाम है, लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बाकी अच्छा है नाम। अदर कंट्री के हैं तो उनका नाम भी थोड़ा अलग होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए W.O. एटवाटर है। इन्होंने सर्वप्रथम कैलोरी शब्द का प्रयोग किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 188। गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किन खनिज लवणों की कमी हो जाती है? ये तो आप सबको लगभग पता होगा, लेकिन क्वेश्चन है लगाना चाहिए क्योंकि आपको रिपीट रहेगा। जो लोग नहीं जानते उन्हें भी पता हो जाएगा। कैल्शियम एवं आयरन, सोडियम एवं आयोडीन, सोडियम एवं पोटेशियम, पोटेशियम एवं आयोडीन। तो गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किन खनिजों की आवश्यकता होती है यानी कमी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कैल्शियम एवं आयरन की कमी हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा गर्भवती स्त्रियों को कैल्शियम आयरन की टेबलेट्स दी जाती है गर्भावस्था के दौरान 90 दिनों के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 189। निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? ऑप्शन है अष्टभुज, बैगन, मूली या फिर दूध। तो जिंक का जो प्रमुख स्रोत है, उच्चतम स्रोत, वो है आपका अष्टभुज। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ऐसे नहीं समझ आएगा आपको, लेकिन डिटेल बताएंगे तो समझ आ जाएगा। देखिए, जिंक एक अनिवार्य खनिज है जो शरीर में 100 से अधिक एंजाइमिक में प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो आपके शरीर में एंजाइम पाए जाते हैं उनकी प्रक्रिया करने में आपका खनिज पदार्थ जिंक जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपर्युक्त विकल्पों में जिंक का उच्चतम स्रोत जो है वो आपका अष्टभुज है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 190। काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी है। स्त्री में मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रारंभ होता है। आपको बताना है कि वो कब प्रारंभ होता है। 15 से 16 वर्ष में, 12 से 13 वर्ष में, 14 से 15 वर्ष में या फिर 10 से 11 वर्ष में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी 12 से 13 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 191। किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन है कोहलवर्ग, वाइगोत्स्की, पियाजे या फिर हरलॉग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाइगोत्स्की है। उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखेंगे थोड़ा डिटेल। संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन लेव सिमोनोविच इनका पूरा नाम है ये, वाइगोत्स्की ने किया। इनके अध्ययन के क्षेत्रों में विकास का मनोविज्ञान, बाल विकास तथा शिक्षा शामिल है। वाइगोत्स्की अपने सिद्धांत में समाज, संस्कृति तथा भाषा पर अधिक जोर देते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि उन्होंने समाज और संस्कृति का सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192। नवजात शिशु देखभाल सप्ताह देश में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। 1 से 7 अक्टूबर के मध्य, 21 से 27 नवंबर 21 से 27 अक्टूबर के मध्य, 15 से 21 नवंबर के मध्य, या फिर 21 से 27 नवंबर के मध्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 15 से 21 नवंबर के मध्य में मनाया जाता है नवजात शिशु देखभाल सप्ताह। थोड़ा डिटेल देखेंगे। नवजात शिशु देखभाल सप्ताह भारत में प्रतिवर्ष 15 से 21 नवंबर के मध्य मनाया जाता है। इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य जो होता है कि बच्चों की उत्तरजीविता और विकास के लिए नवजात शिशु की देखभाल के महत्व के बारे में जन सामान्य रहेगा। जन सामान्य में जागरूकता बढ़ाने के लिए आपका नवजात शिशु देखभाल सप्ताह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 193। निम्न में से कौन सी योजना शिशु मृत्यु दर को रोकने से संबंधित नहीं है? यहाँ पर देखेंगे, नहीं शब्द पर अधिक ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपका गलत होता है। यहाँ पर नहीं पूछ रहा है सांस पहल या फिर राष्ट्रीय पोषण अभियान, पीएम जनधन योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो पीएम जनधन योजना जो है वो शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए नहीं है, यानी उससे संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 194। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन ब्लीचिंग के बारे में बताता है? ऑप्शन है भाप के दबाव में पकाना, खाद्य पदार्थ को 3 मिनट के लिए उबालना, खाद्य पदार्थ को पहले ठंडे पानी में डालना फिर उबालना, या फिर उबलते पानी में खाद्य पदार्थ को कुछ मिनट के लिए डालना और फिर ठंडा करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ब्लीचिंग का अर्थ होता है उबलते पानी में खाद्य पदार्थ को कुछ मिनट के लिए डालना फिर ठंडा करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 195। विकास कभी भी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किसका है? यह कथन है किसी का, तो यह किससे संबंधित है आपको यह बताना होगा। अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, या फिर अंतः क्रिया का सिद्धांत, या फिर एकीकरण का सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी निरंतरता का सिद्धांत है, क्योंकि आपको भी पता है विकास निरंतर चलता रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। देखेंगे, विकास शारीरिक एवं मानसिक सार्वभौमिक तथा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कुछ नियमों के द्वारा प्रतिपादित होते हैं। विकास की निम्नलिखित प्रक्रिया इस प्रकार है कि आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, रूपरेखा में परिवर्तन तथा गुण एवं मात्रा में भी परिवर्तन आदि। तो ये सभी जो है विकास की प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है। तो ये निरंतरता का सिद्धांत है विकास जो है आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 196। बीसीजी का टीका किस रोग को ठीक या बचाव करने के लिए दिया जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। हैजा, टिटनेस, तपेदिक, एड्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी तपेदिक, यक्ष्मा, टीबी या ट्यूबरकुलोसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके बचाव के लिए दिया जाता है। यह टीका जो है बच्चे को एट द बर्थ दिया जाता है, यानी जन्म के तुरंत बाद ही दिया जाता है बीसीजी का टीका। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 197। किस प्रकार का रोगजनक जल जनित हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है? यानी ये जो आपका रोग हेपेटाइटिस ए है ये जल जनित है, ये भी याद रखिएगा आप। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेपेटाइटिस ए जो है उसका कारण क्या है, तो वो जल जनित है, यानी जल से पनपने वाला आपका हेपेटाइटिस है। परजीवी, वायरल, प्रोटोजोआ या फिर बैक्टीरिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ये वायरल है, ये वायरस के द्वारा फैलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 198। निम्न में से कौन परामर्श प्रक्रिया के पद हैं, यानी जो आपकी काउंसलिंग है उसके कौन कौन से पद हैं? ऑप्शन है निदान, परामर्श, विश्लेषण या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी ये सभी सम्मिलित हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 199। यूएन एड्स HIV एड्स के खिलाफ दुनिया को एकजुट के लिए यानी एकजुट करने के लिए संयुक्त राष्ट्र कितने संगठनों को एक में लाता है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। ऑप्शन है 11 संगठन, 15 संगठन, 14 संगठन या फिर 18 संगठन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 11 संगठन जो हैं उन्हें संयुक्त राज्य जो है वो इकट्ठा करता है HIV एड्स से लड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का। खसरे की दूसरी खुराक शिशु को जन्म के कितने दिन बाद दी जाती है? ऑप्शन है 10 से 12 माह के मध्य, 16 से 24 माह के मध्य, 20 से 24 माह के मध्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 16 से 24 माह के मध्य दूसरी खुराक दी जाती है। कमेंट करके बताएंगे कि पहली खुराक कब दी जाती है खसरे की। आपके आंसर का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।